नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे विराम चिन्ह। जो भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर वीडियो डेली आते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। हिंदी में विराम चिन्ह। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पंडित कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। इनका मानना है कि इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है। विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है गुरु कामता प्रसाद के अनुसार। ये कौन कौन से हैं? तो पूर्ण विराम, उसके बाद अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, फिर अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जिसको कामा बोलते हैं, डबल कामा, इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह, और जो सिंगल कामा इकारा उद्धरण, दोहरा उद्धरण और विवरण चिन्ह। उसके बाद कोष्ठक, त्रुटि विराम या त्रुटि या अंश पद चिन्ह, बोध लोप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपविराम चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पाद चिन्ह, पाद बिंदु, समाप्ति सूचक, विकल्प सूचक। तो इनके अनुसार होते हैं 20। अब हम देखते हैं एक एक चिन्ह को। पूर्ण विराम कहाँ पर प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस पूरा होता है तो हम ठहरते हैं, वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक एवं विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक को छोड़कर, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, बात पूरी हो गई, विराम चिन्ह लग गया। रक्षित पुस्तक पढ़ता है, विराम चिन्ह लग गया। अर्धविराम। अर्धविराम देखते हैं, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। सूर्योदय हुआ, अर्धविराम लगा, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने लगे। दो वाक्यों को जोड़ा गया है। यहाँ पे ठहराव बहुत ही कम है, इसलिए अर्धविराम का प्रयोग हुआ। राम ऑफिस से सीधे घर पहुँचा, अर्धविराम। हाथ धोकर खाना खाया, अर्धविराम। फिर खेलकर सो गया। तो जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव होता है वहाँ पे अर्धविराम लगता है। दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए तथा उनके बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक उपाधियाँ अगर लिखी जाए, जैसे BA, अर्धविराम MA, अर्धविराम BEd, अर्धविराम MAd। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। अर्धविराम में अल्प विराम से कम रुकते हैं, इसमें अर्धविराम से ज़्यादा रुकते हैं। हिंदी में प्रयुक्त चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। जब वाक्य में दो से अधिक पद होते हैं तब प्रयोग होता है। दूसरी कंडीशन, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय की गुंजाइश हो तब वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। मतलब दो वाक्यों को बीच में जोड़ा गया है। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। अनीता, मधु दोनों अल्पविराम लगा है, और पूनम। जहाँ पर किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्पविराम लगता है। सर्वेश, अब तुम घर जा सकते हो। हमने बोला सर्वेश थोड़ा रुके, अब तुम घर जा सकते हो। सुनील जरा इधर आना। इस प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग होता है। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण जहाँ पे आता है अल्पविराम का प्रयोग होता है। राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी, जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आता है अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के मध्य में किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, पर, इसी से, क्योंकि, तथापि, अतः, जिससे इत्यादि अव्यय हों तो इनके पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। सर्वेश ने परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अल्पविराम आ गया यहाँ पे। मैं कल ऑफिस आता किंतु एक अवश्य कार्य आ गया। किसी व्यक्ति की उक्ति
कथन के पहले सदैव अल्पविराम का प्रयोग होता है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। ठाकुरदास भार्गव ने कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अल्पविराम आ गया। और जो कथन के लिए उद्धरण चिन्ह आया है वो आगे आप पढ़ेंगे। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, भाव पर विशेष बल दिया जाए, वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग होता है। सुनो सुनो वह गा रही है। अल्पविराम आया। सुनो सुनो वह गा रही है। रुको रुको वह क्या कर रही है। अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में यह, तब, या, तो इत्यादि शब्द लुप्त हों, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अभय जाता है, बैठ जाता है, यहाँ वहाँ शब्द लुप्त हैं। अभय जाता है, बैठ जाता है, यहाँ पे शब्द लुप्त है और अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अतः, सचमुच, हाँ, नहीं, बस, वस्तुतः, अच्छा इत्यादि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। अतः कल अवकाश रहेगा। अतः कल अवकाश रहेगा। हाँ, तुम अब जा सकते हो। अल्पविराम का चिन्ह लगा है। यहाँ पे और लगाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगाया। किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम द्वारा बतानी हो तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। आप देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक भाव हो या प्रश्न करने पूछे जाने का बोध हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। से किधर चलें, अमीना, तुम कब आई। सार्थक निरर्थक युग्मों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। सार्थक निरर्थक युग्मों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पे सार्थक और निरर्थक युग शब्द आते हैं उनके मध्य योजक चिन्ह लगाया। जैसे काम, बाम, अनाप शनाप, डंडा, बंडा, इन दो युग्म शब्द आते हैं, उनके साथ बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार का योजक चिन्ह दोनों के बीच में जैसे लगाइए। नोट, योजक चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं निर्देशन चिन्ह। ये निर्देशन चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशन चिन्ह बड़ा होता है। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग साधारण अवधारण के विस्तार को इंगित करने तथा किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखते हैं उद्धरण। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, जिनको बोलते हैं कॉमा। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण या अवतरण दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। किसी अक्षर या शब्द विशेष पर बल दिए जाने के लिए इकहरा उद्धरण प्रयोग करते हैं। किसी लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि के लिए इकहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। और दोहरा उद्धरण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि इत्यादि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के वाक्य का शब्दों को ज्यों त्यों लिख देना, ज्यों का त्यों ही लिख देना, किसी परिभाषा कोटेशन के लिए दोहरा उद्धरण प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतेंद्र जी ने कहा, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह लग गया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पे दोहरा उद्धरण लगा हुआ है। अब देखते हैं विवरण चिन्ह, दो बिंदु उसके साथ एक योजक चिन्ह की तरह थोड़ा सा बना हुआ है। इसका प्रयोग किसी विषय को क्रम से लिखते समय वाक्यांश में जानकारी या निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे के बाद हमने लगाया है विवरण चिन्ह। संज्ञा के 5 भेद हैं, उसके बाद है के बाद ये लग गया विवरण चिन्ह, यानी कि जो इसके आगे विवरण दिया गया है। कोष्टक चिन्ह मतलब ब्रैकेट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं उसका एक साधारण सा मीनिंग कोष्टक में लिख देते हैं। सरल शब्दों में अगर उसको कुछ उपनाम होता है उसको कोष्टक में लिख देते हैं। सुमित्रा नंदन यानी लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ बन गए। सुमित्रा नंदन का मतलब लक्ष्मण। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग प्रायः स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। हंसपद, त्रुटिबोधक, त्रुटि विराम। जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो वाक्य में सुधार करने के लिए इस हंसपद का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मुझे आज जाना है, मुझे आज दिल्ली जाना है,
ये हंस पद करके और यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हैं। लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह, जब किसी लेख वाक्य में कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत की राजधानी डॉट 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 है, ये लोप है, ये लोप सूचक चिन्ह है। या फिर एक्स एक्स करके आजकल जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें हमारा नंबर ईमेल आईडी के 2-3 अंक दिखाए जाते हैं, बाकी एक्स एक्स करके छिपा होता है, उसको भी लोप सूचक चिन्ह में प्रयोग कर सकते हैं। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, डी के बाद जीरो टाइप का, ये जीरो बना दिया। पंडित, पा के बाद जीरो। उत्तर प्रदेश, ओ और जीरो, प्रा और जीरो, ये लाघव चिन्ह है, मतलब छोटा करते हैं किसी भी चीज़ को। पीटी नेहरू जैसा शब्द बहुत सारे प्रयोग में आते हैं। उपब्राम चिन्ह, उपब्राम का प्रयोग बहुधा शीर्षक में होता है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ पर उपब्राम का प्रयोग किया जाता है। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव, साकेत, एक अध्ययन, यहाँ पे उपब्राम चिन्ह का प्रयोग किया गया। अधोरेखा, या हम कहें तो अंडर रूट, नीचे जो रेखा होती है, अंडर स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं, अंडर स्क्वायर। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे अधोरेखा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो।